जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी, कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। इसमें सील का मतलब क्या है? सील का मतलब कंपनी की स्टैंप, मुहर। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि कोई डॉक्यूमेंट जो है वो ऑफिशियल कंपनी के बिहाफ पे इशू की जा रही है या डायरेक्टर्स की कोई अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट है? वो जो कंपनी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स इशू की जाती हैं उनमें एक तो कंपनी का नाम लिखा होता है और सील होती है, कंपनी की स्टैंप लगी होती है। बाइंडिंग का मतलब है जो उनके लिए पाबंदी करना लाजमी है। ठीक है, बाइंडिंग ऑन मेंबर्स का मतलब है कि मेंबर्स के लिए अब लाजमी है कि वो मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन की पाबंदी करें जब वो रजिस्टर हो जाया करें। वेदर मेंबर साइंड मेमोरेंडम और नॉट। देखें, इस वक्त जिन लोगों ने मेमोरेंडम साइन किया, जब कंपनी रजिस्टर हो गई, वो कंपनी के मेंबर बन गए, उनके ऊपर मेमोरेंडम एसोसिएशन बाइंडिंग है कि नहीं? बिल्कुल बाइंडिंग है, उन्होंने साइन किया है। उसके बाद फर्ज कीजिए कोई मेंबर अपने शेयर किसी दूसरे बंदे को बेच देता है। अब मेंबर कौन हुआ? वो दूसरा बंदा। अब उसने मेमोरेंडम तो साइन नहीं किया, क्या उसके ऊपर बाइंडिंग है मेमोरेंडम? बिल्कुल। वो ऐसा मेंबर होगा जिसको जब हम आगे शेयर ट्रांसफर कर देते हैं वो फिर ऐसा मेंबर होता है जिसके ऊपर जो मेंबर तो है लेकिन उसने मेमोरेंडम को साइन नहीं किया। वो कहते हैं ऐसे बंदे के ऊपर भी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बाइंडिंग है। जी, क्वेश्चन नंबर 6 दिखाइए। Can state the legal position of preliminary contracts regarding public company। ठीक है, ये प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं रिगार्डिंग पब्लिक कंपनी, ये प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स का उसने नाम दे दिया प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका स्टेटस क्या होता है? वो कंपनी पे बाइंडिंग नहीं होते। ठीक जी, तो फिर भी सेम कंसेप्ट होता। वो किसी भी तरह की कंपनी हो, अपनी एग्जिस्टेंस से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं, क्योंकि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया गया, क्रिएट किया, उस वक्त वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। जी, तो आपने बताया था कि कंपनी के पास दो ऑप्शन हैं। जी बिल्कुल ऐसे। पहले वो डिफेक्ट रिमूव करे और उसके मतलब पहले डिफेक्ट रिमूव करे फिर वो अपील कर सकते। नहीं, अगर कंपनी के अगर रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, अगर तो प्रोमोटर्स ये समझते हैं कि रजिस्ट्रार ने जो एतराज लगाया वो गैर जरूरी है, तो वो डायरेक्ट एससीसीपी के पास जा सकते हैं। अगर वो समझते हैं कि यार वाकई ये गलती थी, हमसे गलती हो गई एक डॉक्यूमेंट, तो फिर वो रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि प्रमोटर्स क्या समझते हैं, क्या जो रजिस्ट्रार ने रिफ्यूजल की वो जस्टिफाइड थी कि अनजस्टिफाइड थी। जी मन दो। आपने कल कहा था कि रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट इशू करता है, सर वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएगी, सर वो इशू हो गया सर्टिफिकेट, उसको कंपनी नहीं कहेंगे। बिल्कुल कंपनी कहेंगे, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट भी कहते तो गलत तो नहीं है। हर कंपनी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट भी तो होती है। तो अगर रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया, उसके बाद हम उसको कंपनी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट कह रहे हैं तो क्या फिर गलत है? फिर भी तो ठीक है, हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। जी, और कोई क्वेश्चन? असाइनमेंट जो थी वो डिस्कस करने, क्वेश्चन 9 असाइनमेंट कल डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट जो है वो कल जो है हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर 19 की असाइनमेंट, हाँ असाइनमेंट इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं चाह रहा हूँ कि वो हमारे इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाए तसल्ली के साथ, एंड पे ये ना हो कि जल्दी जल्दी करना पड़े। तो इसीलिए असाइनमेंट जो है उसके लिए हम कल का दिन रखते हैं। और कोई क्वेश्चन? डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस का मतलब है जैसे सिंपल बयान हल्फी, कानूनी मामलात में बयान हल्फी जमा करवाते हैं ना, कह रहे वो ये डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। इसमें वो क्या कह रहे होते हैं मेंबर के हमने
कानून के सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी, लीगल रिक्वायरमेंट्स, वो पूरी कर दी हैं, और हम आइंदा भी ये जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है, हम उनके मुताबिक ही कंपनी को रन करेंगे। सिंपल डिक्लेरेशन होते हैं जी। और की क्वेश्चन? जी जी बिल्कुल। अगर सपोज ये फार्मर को अडॉप्ट नहीं करता तो फिर वो टैक्स करेगा? तो हाँ बिल्कुल, अगर वो जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के केस में, आपको पता है आर्टिकल एसोसिएशन का एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, कंपनी चाहे तो वो अडॉप्ट कर ले। अगर कंपनी उसको अडॉप्ट नहीं करती तो फिर उसके लिए लाजमी है कि उसने अपना आर्टिकल एसोसिएशन साथ जमा करवाना। ठीक, क्योंकि फिर अगर उसने एससीसीबी का अडॉप्ट नहीं किया तो फिर अपना बना के लेके आए जी। और कोई क्वेश्चन? और जी 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 बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उसके लिए लाजमी है कि उसने आर्टिकल एसोसिएशन बना के सबमिट करवाना जी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। आज के लेक्चर की तरफ चलें। चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं हम। आज हम दो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं। एक क्लासेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि हम ये तो पढ़ चुके हैं कि कंपनी जब हमने रजिस्टर करवानी है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन सबमिट करवाना है, लेकिन इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या चीजें लिखी होती है, किस किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, आर्टिकल एसोसिएशन में क्या चीजें लिखी होती हैं, किस किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, ये हम आज स्टडी करने जा रहे हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में। फिर इसके बाद नेम क्लास। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में हम पढ़ रहे हैं कि मेमोरेंडम एसोसिएशन में कौन कौन सी चीजें होंगी। देखिए दो डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन। दोनों में से ज्यादा अहम कौन सी है वाला? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए हम भी पहले जब हमने ये स्टडी करना है कि कंपनी बन गई, अब हम देखें मेमोरेंडम एसोसिएशन में क्या क्या चीजें डिस्कस होती हैं, आर्टिकल एसोसिएशन में क्या क्या चीजें डिस्कस हो रही है, हम ये अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हैं रिमेनिंग चैप्टर में। पहले हमने पढ़ लिया कि कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों जमा करवाना, प्रिपेयर करके जमा करवाना जरूरी है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीजें होती हैं और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है। रिमेनिंग चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। तो पहले दोनों में से चूंकि मेमोरेंडम ज्यादा है, मैं इसलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी क्लासेस कितनी है, क्लासेस मीन सेक्शंस कितने हैं, इसके कितने पैराग्राफ हैं, और दूसरा इसमें से फिर वन बाय वन उन क्लासेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे कि मेमोरेंडम में क्लासेस कितनी किस्म की है, फिर उसके बाद उन क्लासेस को डिटेल में पढ़ेंगे। जो क्लास ज्यादा अहम हुई उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन अवेलेबल होगी, जो क्लास निस्बतन कम अहम है मेमोरेंडम में उसमें निस्बतन कम अहम होगी, कम डिस्कशन होगी। तो पहले स्टडी करते हैं हम क्लासेस ऑफ मेमोरेंडम। क्लासेस से क्या मुराद है कि मेमोरेंडम के कितने सेक्शन होंगे, इसमें कितनी तरह की इंफॉर्मेशन होगी, कितने पैरा सेक्शंस होंगे। जैसे एक पेज के ऊपर आपके डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं, तो लीगल लैंग्वेज में एक जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसमें जो जितने पैराग्राफ्स होते हैं उन्हें कहते हैं क्लॉजेस। तो कहते हैं मेमोरेंडम में 7 क्लॉजेस होंगी। कौन कौन सी? नेम क्लॉज, प्लेस क्लॉज, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लॉज, अंडरटेकिंग क्लॉज और एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये क्लासेस होंगे। नेम क्लास में क्या लिखा होगा? तो कंपनी का नाम, और क्या लिखना? हाँ, नाम के साथ वर्ड लिमिटेड वगैरह भी लिखा जाएगा। यानी अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसके नाम के एंड पे वर्ड लिमिटेड लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल असलम टेक्सटाइल मिल्स, ये नाम है, एंड पे अगर ये लिमिटेड बाय शेयर है इसके नाम के एंड पे लिखा जाएगा वर्ड लिमिटेड। अगर लिमिटेड बाय गारंटी है नाम के एंड पे क्या लिखा जाएगा? गारंटी लिमिटेड।
ठीक है। अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो नाम के एंड में अनलिमिटेड, लेकिन वो आपको पता है रेयर एग्जांपल है, उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। तो नाम में क्या लिखा होगा, नेम क्लास में क्या लिखा होगा, कंपनी का नाम, जिस नाम के साथ रजिस्टर्ड हुई है। इसके बाद प्लेस क्लास में क्या लिखा होगा, मेमोरेंडम में प्लेस क्लास में क्या लिखा होगा, वो जगह जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। लेकिन जहन में रखिए मेमोरेंडम में प्लेस क्लास में कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखा जाता, बल्कि सिर्फ वो प्रोविंस लिखा जाता है जहां पे कंपनी का ऑफिस सिचुएटेड है, जिस जगह कंपनी का ऑफिस वाक़या है। जैसे अगर कंपनी का ऑफिस लाहौर में है तो प्लेस क्लास में क्या लिखा होगा, पंजाब। अगर कराची में है, पेशावर में है, अगर कोयटा में है, अगर इस्लामाबाद में है। हाँ, वो कहता है कि अगर तो कोई प्रोविंस में है तो उस प्रोविंस का नाम, लेकिन पाकिस्तान के कुछ हिस्से ऐसे भी तो हैं जो किसी प्रोविंस का हिस्सा नहीं है, ठीक। जो भी एग्जाम्पल, बड़ी एग्जाम्पल जो है जिसके साथ हम सारे एग्री करते हैं वो है इस्लामाबाद, ठीक है, कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का हिस्सा तो है कि किसी प्रोविंस का हिस्सा। तो फिर अगर कंपनी किसी ऐसे जगह पे वाक़या है तो फिर वहां पे उसका नाम लिखा जाएगा, जैसे इस्लामाबाद। तो प्लेस क्लास समझ आ गई क्या? तो मुझे बताइए, उसने कहा कि अगर हम फर्ज कीजिए अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज करना चाहते हैं, क्या हमें रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी उससे? इसका जवाब है बिल्कुल। एक क्वेश्चन आई कि आपने पूछा, अच्छा तो जरा बताइए कि चेंज मैं आपको बताने लगा हूं, इसमें मेमोरेंडम चेंज, इसमें इस चेंज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ठीक है, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा कि एससीसीपी के पास? रिक्वायरमेंट को जरा गौर से सुनिए, अथॉरिटीज मैंने आपको मेंशन की थी ना, रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की गौर से सुनिए। कह रहे हैं कंपनी का ऑफिस मुल्तान में है और वो इसको लाहौर में शिफ्ट करवाना चाहते हैं। इसका जवाब था किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरेंडम में तो सिर्फ प्रोविंस होते हैं और दोनों जो है वो पंजाब में ही है। मेमोरेंडम में अल्ट्रेशन ही नहीं होगी, जब अल्ट्रेशन ही नहीं होगी तो किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं, ऐसे घुमाता है आई कैप। तो आगे चलते हैं, प्लेस क्लास क्लियर हो गया, इसमें कंप्लीट एड्रेस नहीं आना, सिर्फ प्रोविंस आएगा। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, इसमें लफ्ज प्रिंसिपल अहम है। वो कहते हैं कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो गई, बिजनेस कोई भी कर सकती है, इससे हमें टेंशन नहीं है, जो भी मुनासिब लीगल होना चाहिए बिजनेस, इलीगल की बात नहीं कर रहे, लीगल किसी भी सेक्टर में कोई भी बिजनेस कर सकती है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कोई एक सेक्टर तो ऐसा होगा जो उसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है। जैसे एक टेक्सटाइल कंपनी है, उसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में डील करना है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी दूसरे सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं कर सकती, ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। लेकिन कहता है जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वो आपने मेमोरेंडम में लिखना है। एयरलाइंस है, ये फॉर एग्जांपल मोबाइल सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है? टेक्सटाइल का बिजनेस है, प्रिंसिपल जो बड़ा होगा। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस यहां पे लिख दिया मेमोरेंडम में तो फिर आप उससे बाहर जा ही नहीं सकते, ठीक है, कहता नहीं जा सकते हैं। पहले कंपनीज क्या किया करती थी कि रूल ये होता था पुराने जमाने में कि यहाँ पे जो आपने लिख दिया ना आप वही बिजनेस कर सकते हैं, बाकी बिजनेस कर ही नहीं सकते। तो कंपनीज क्या करती थी कि इधर पहले तो 20-25 बिजनेस लिख दिया करती थी, फिर उसके बाद एंड पे 26वीं लाइन क्या लिखती थी, एंड एनी अदर बिजनेस विच डायरेक्टर्स में थिंक फिट फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। यानी वो जो कोई ऊपर 25-26 में रह भी जाता था वो आगे जाके आखिरी लाइन में कवर हो जाता था। ऐसे मैंने कहा ये क्या टेंशन है, उसने कहा छोड़ो इसको, हम आपको इजाजत देते हैं जो मर्जी बिजनेस कर लो, लेकिन कम से कम जो बड़ा बिजनेस करोगे, जो मेन फोकस होगा आपका जिस चीज के ऊपर, वो यहां पे लिख दो।
और आपके नाम के साथ नाम में ऐसा लफ्ज होना चाहिए जिससे आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का पता चल जाए। आपका नाम और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ये आपस में मैच होने चाहिए। जैसे आदम जी इंश्योरेंस कंपनी, नाम में प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आ रहा है कि नहीं आ रहा? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, टेलीकॉम, ठीक। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ठीक है। तो ये वो कह रहा है, यही रिक्वायरमेंट है उसकी कि आपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो मर्जी रखें लिख दें यहां पे, और नाम के साथ वो कंपैटिबल होना चाहिए। ये बात समझ आती है? लायबिलिटी क्लास, लायबिलिटी क्लास में क्या लिखा होगा? लिमिटेड बाय शेयर है कि लिमिटेड बाय गारंटी है कि अनलिमिटेड है? लायबिलिटी क्लास में क्या लिखा होगा? कंपनी शेयर है, गारंटी है। अगर लिमिटेड बाय गारंटी है, एक चीज और लिखी होगी, लिमिटेड बाय शेयर है, ये लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड, एक चीज और लिखी होगी। गैस कर सकते हैं क्या चीज लिखी होगी जी? अमाउंट लिखी होगी जो हर बंदे ने गारंटी की होगी मिस्टर ए ने, कि मैं 10 लाख रुपए की गारंटी देता हूं। मिस्टर बी ने कहा होगा मैं 15 लाख की गारंटी देता हूं। वो याद है क्वेश्चन, मिसेज राहील वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था ये कंसेप्ट। तो लिमिटेड बाय गारंटी में किस मेंबर की कितनी लायबिलिटी है, ये भी इसी क्लास में लिखा होगा। आगे चलते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लास, इसमें क्या लिखा होगा भला? कैपिटल ही लिखा होगा, और क्या लिखा होना? कैपिटल। अच्छा, एक होता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, एक होता है इशूड शेयर कैपिटल, दोनों में फर्क है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है वो जिसकी आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली रजिस्ट्रार से। अगर फर्ज कीजिए रजिस्ट्रार से 10 मिलियन कैपिटल रजिस्टर करवाया, लाजमी नहीं कि 10 का 10 मिलियन एक दफा में आप इशू कर दें। हो सकता है कि 10 मिलियन में से 6 मिलियन के शेयर्स एक दफा इशू करें, 3 मिलियन के शेयर्स अगली दफा इशू करें, फिर 1 मिलियन के शेयर अगली दफा इशू करें। अगर आपने 6 मिलियन के शेयर्स इशू किए हैं तो आपका ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल तो 10 मिलियन है, इशू शेयर कैपिटल कितना है? तो बताइए, मेमोरेंडम में ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल आएगा, इशू शेयर कैपिटल, या दोनों? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल आएगा। और ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में टोटल अमाउंट नहीं आ जाएगी, इसकी डिवीजन भी आएगी। 10 मिलियन शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू 1 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इस तरह याद है आपको बताया था डिस्क्रिप्शन कैसे होती है, ठीक है? तो टोटल अमाउंट भी आएगी, शेयर्स कितने हैं वो भी आएंगे, हर शेयर की फेस वैल्यू कितनी है वो भी आएगी। फिर ही पूरी बात होगी ना कि हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है। नेक्स्ट, अंडरटेकिंग क्लास। ये अंडरटेकिंग और एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लास ये रेगुलर रूटीन नेचर की क्लासेस होती है। मेमोरेंडम के नीचे वो अंडरटेकिंग देते हैं, सर हम अंडरटेकिंग देते हैं कि हम ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी है उसके कंप्लाई करेंगे। या अगर एसएससीपी कहता है कि जी कोई और भी अंडरटेकिंग देनी है वो भी दे सकते हैं। एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लास में जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो साइन करते हैं। सब्सक्रिप्शन क्लास में जितने भी सब्सक्राइबर, आपको पता है हमने पढ़ा था मेमोरेंडम शुड बी साइंड बाय सब्सक्राइबर्स। तो ये जो आखिरी हिस्सा होता है मेमोरेंडम का, इसमें जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके नाम, एड्रेस वगैरह लिखा होता है और वो इसको साइन करते हैं। आखिरी हिस्से को जिसमें सब्सक्राइबर्स के नाम और दूसरे पर्टिकुलर्स होते हैं उसको कहते हैं एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लास, जिसमें वो सारे साइन करते हैं। आपने देखा होगा जैसे नॉर्मली जो लीगल एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं उनमें आखिरी हिस्से पे जाके पार्टी सारी अपने साइन करते हैं, और जो गवाह वगैरह होते हैं वो भी आखिरी हिस्से पे जाके साइन करते हैं। तो उस आखिरी हिस्से को हम कह रहे हैं एसोसिएशन क्लास या सब्सक्रिप्शन क्लास। क्लियर है जी? नहीं, अंडरटेकिंग में तो वो अंडरटेकिंग दिए पैराग्राफ लिख रहे होते हैं कि हम मेमोरेंडम में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है उनके मुताबिक ही काम करेंगे। लेकिन वो है कौन जो अंडरटेकिंग दे रहे हैं? वो तो फिर उससे भी नीचे लिखना पड़ेगा ना कि मिस्टर ए है, बी है, सी है, डी है, फिर उनका नाम, वल्दियत वगैरह
एड्रेस और साइन होंगे उनके। तो ये हमारी 7 क्लासेस हो गई मेमोरेंडम की। समझ आ गई? कोई मुश्किल तो नहीं है? ठीक है। पहले क्या है? नेम क्लास, प्लेस क्लास, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, लाइबिलिटी क्लास, ऑथराइज्ड कैपिटल क्लास, अंडरटेकिंग क्लास, एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन। अच्छा बताइए, क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें इनमें से कोई एक क्लास मौजूद ना हो? अभी तक जितना भी आप लॉ के एक्सपर्ट बैठे हैं सारे, जितना भी लॉ पढ़ा है, शाबाश। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो याद रखिए उसका शेयर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर तो उसका शेयर कैपिटल है तो वो तो कैपिटल क्लास में आ जाएगा, लेकिन अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर ये वाली क्लास गायब हो जाएगी, आएगी ही नहीं। तो बताइए, अगर एक कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, इसी तरह एक कंपनी की लायबिलिटी, तो लायबिलिटी क्लास आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। उसके आगे लिखा होगा लायबिलिटी अनलिमिटेड है, आएगी क्लास। चलिए कोई बात नहीं, क्लियर हो गया कंसेप्ट? इजी, मुश्किल नहीं है बस। जी जी। प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ कंपनी अलग अलग कंपनी के तौर पर रजिस्टर हुई होगी ना, हर कंपनी, या 10 कंपनियां भी हों, हर कंपनी अलग अलग के तौर पर रजिस्टर हुई होगी। ठीक है, तो उसके अपने जो उस कंपनी का अपना मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स है, उसमें प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा। अच्छा, अब रीडिंग करना चाह रहे हैं, यही कुछ लिखा भी हुआ है कि अगले कंसेप्ट की तरफ। हाँ, क्योंकि साइंस में कोई टेक्निकल पॉइंट मजा नहीं, मतलब बिल्कुल ऐसे ही है। चलें कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे कंसेप्ट भी आ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने नेक्स्ट कंसेप्ट सीखने किया है, यही जो सारे एलिमेंट हैं इनको 1 बाय 1 पकड़ के हमने डिटेल में डिस्कस करना है। कभी नेम क्लास को डिस्कस कर लेंगे, किसी दिन प्लेस क्लास को डिस्कस, किसी दिन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, किसी दिन लायबिलिटी को, किसी दिन ऑथराइज्ड कैपिटल क्लास को। इन्हीं को अब हमने डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, जिंदगी इतनी आसान तो नहीं है ना जितनी उसे क्लासेस में लिख दिया कि भाई यहाँ पे नाम लिखा होगा, नाम में आगे बहुत से लीगल मैटर्स हैं। तो कहते हैं चलते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या, लेकिन देखिए लिंकिंग दोनों की है। पहले हमने क्लासेस ऑफ मेमोरेंडम समझी, उसके बाद एक क्लास को अब हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, और ये कौन सी वाली क्लास है? नेम क्लास। पहले 5 कंसेप्ट हमें सिखा रहा है वो। पहला कंसेप्ट, रिजर्वेशन ऑफ नेम। नाम, पहले नाम की अवेलेबिलिटी रजिस्ट्रार से कंफर्म करवानी है, फिर मेमोरेंडम बना के लेके जाएं। ये ना मेमोरेंडम बना के लेके जाएं, रजिस्ट्रार के इस नाम की कंपनी तो पहले ही रजिस्टर्ड है। आपको पता है ना, नेचुरल पर्सन में और कंपनी के नाम में फर्क है। नेचुरल पर्सन में तो एक नाम के कई कई लोग होते हैं, उसमें दूसरे लोगों से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। भाई आपका ये नाम है, मैं भी ये नाम रख लूं? वो कहते हैं नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, अब जो मर्जी नाम रख लें। लेकिन कंपनी के केस में जरूरी होता है कि एक ही नाम के 2 कंपनीज ना हो, इसलिए कहते हैं पहले नाम रिजर्व करवाना है, उसके बारे में कुछ रूल्स। फिर वो कहता है प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन ऑफ नेम। प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ नेम के वो क्या कुछ ऐसे नाम या अल्फाज हैं कि जो एससीसीपी ने मना किए हुए हैं कि या तो ये नाम आप कभी जिंदगी में नहीं रख सकते, प्रोहिबिट है, या रिस्ट्रिक्शन है, नाम रख सकते हैं, शर्त यह है कि हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। प्रोहिबिशन में रिस्ट्रिक्शन में फर्क है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है? ऐसे जो कभी भी इजाजत नहीं है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? इजाजत हो, अगर एससीसीपी से परमिशन ले ले फिर रख सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से नाम है जिनकी प्रोहिबिशन है, कौन कौन से नाम है जिनकी रिस्ट्रिक्शन है, सिचुएशन क्या है। फिर हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन और चेंज इन नेम। ये एंड वाले भाई, आप लोगों को ये नजर आ रहा है ये वाला सेक्शन? चले कोई बात नहीं, मैं बोलता भी रहूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है। रेक्टिफिकेशन मैं इसीलिए हाजिर हुआ हूं, मैं बोलता रहूंगा, साथ साथ समझ आती। रेक्टिफिकेशन चेंज भाई, आप मुझे ये बताइए
आपको अपना नाम अगर पसंद नहीं है, आप नाम चेंज कर सकते हैं? तो क्या कंपनी अगर बाद में डायरेक्टर्स जो हैं उन्हें कोई कह दे भैया आपकी कंपनी इसलिए नहीं चल रही कि इसका नाम जो है ये शुभ नहीं है, इसका नाम चेंज कर दीजिए, तो क्या हम नाम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अगर नाम को चेंज करना पड़े तो क्या करना है। फिर कहता है नेम को चेंज किया तो इसकी फर्दर भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, ये वैसे तो इस कंसेप्ट से रिलेट कर रहा है कि यहाँ पे बता रहा है नाम चेंज करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है नाम चेंज करने के बाद क्या कुछ करना पड़ेगा, नाम चेंज करने के बाद क्या कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है पब्लिकेशन ऑफ नेम, कि नेम को पब्लिसाइज करना भी जरूरी है। ये 5 एरियाज है जिनके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। छोटे छोटे टॉपिक, बड़ा टॉपिक कोई भी नहीं है इनमें, छोटे छोटे टॉपिक सुनते जाएंगे, इंशाल्लाह आसानी से समझ आती जाएगी। पहला, रिजर्वेशन ऑफ नेम। देखिए मुझे बताइए, रूल ये है कि एक ही नाम से 2 कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती। अब मैंने एक कंपनी रजिस्टर करवानी है, मेरे जहन में उसका एक नाम है, लेकिन मुझे नहीं पता कि हो सकता है रजिस्ट्रार के पास 10,000 कंपनी रजिस्टर्ड हुई हुई है। अब मुझे नहीं पता कि ये नाम ऑलरेडी इस नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो लॉ ये कहता है आप रजिस्ट्रार के पास जाके अपना नाम रिजर्व करवा लो, नाम बता दो। SCCP ने अपनी एक वैसे वेबसाइट के ऊपर जो पोर्टल बनाया हुआ है उसमें जाके, जैसे हम हॉटमेल अकाउंट बनाते हैं ना, तो हॉटमेल में जो अगर आप नया अकाउंट बनाना चाह रहे हो तो आप जो भी प्रपोज आप एड्रेस रखना चाह रहे हैं एंटर करते हैं, वो बता देता है कि ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है कि नहीं अकाउंट। हॉटमेल भी एक ही नाम से 2 अकाउंट क्रिएट नहीं करता। उसी तरह SCCP ने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर डाटा दिया हुआ है जिससे हमें पता चल जाता है कि इस नाम की कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं। वेबसाइट पे जाएं, देखें इस नाम की ऑलरेडी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड है नाम बदलें, अगर रजिस्टर्ड नहीं है फौरन रजिस्ट्रार को अप्लाई करें, कहें सर ये नाम जो है हम रिजर्व करवाना चाहते हैं, हमारे लिए रिजर्व कर दें। इस नाम को हम अनकरीब बाकी फॉर्मेलिटीज लेके आपके पास आएंगे, लेकिन तब तक ये नाम आपने संभाल कर और किसी कंपनी को लॉट ना कर दीजिएगा। रजिस्ट्रार कहता है ठीक है, आप मेरे पास आए हैं, नाम रिजर्व हो गया, लेकिन 60 दिन तक ये ना नाम रिजर्व करवा के तुम भूल जाओ, मैं क़यामत तक किसी और कंपनी का इस नाम से रजिस्ट्रेशन ना कर सकूं। कहता नहीं, ऐसे नहीं होगा, तो आपके पास टाइम कितना है, नाम रिजर्व कर देगा। रिजर्व करने का मतलब क्या है, अब आप विद इन 60 डेज आए, डॉक्यूमेंट्स लेके, मेमोरेंडम आर्टिकल्स वगैरह, इस नाम की कंपनी रजिस्टर कर देते हैं आपकी। लेकिन 60 डेज अगर गुजर गए फिर नाम रिजर्व नहीं हुआ, फिर अगर कोई और बंदा इसी नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है तो वो करवा लेगा। नेम रिजर्व हो गया। कहता है अगर फर्ज कीजिए रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर देता है नाम रिजर्व करने से, तो क्या आप उसके डिसीजन के खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं? सेम प्रोविजन जो कल पड़ी थी कि अगर रजिस्ट्रार इनकॉर्पोरेट करने से रिफ्यूज कर दे तो हमारे पास एक ऑप्शन तो थी रिवाइज डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दे, दूसरी ऑप्शन क्या थी, कमीशन के पास चले जाएं। कितने दिनों में? आगे फिर वही कहानी, कमीशन का डिसीजन अपील कोर्ट में फाइल नहीं की जा सकती। ये नेम रिजर्वेशन से क्या मुराद है, समझ लग गई? कितने दिनों के नाम रिजर्व होता है? रजिस्ट्रार के डिसीजन के खिलाफ अपील किसको करनी है? नेक्स्ट, प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ नेम। प्रोहिबिशन का मतलब क्या कि कोई ऐसा नाम जो आप रख ही नहीं सकते। है कोई ऐसा नाम जो आप रख ही नहीं सकते? बिल्कुल है। कहता है पहला आइडेंटिकल, ऐसा नाम जो एग्जिस्टिंग किसी कंपनी का है या उससे बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है, आई का फर्क डाल के आपने उसी नाम से कंपनी रजिस्टर करवाने की कोशिश की, कहता है रजिस्टर नहीं करेगा। ठीक है, आइडेंटिकल नेम से क्या दूसरी कंपनी रजिस्टर हो सकती है? ऐसी कंपनी जो भी एग्जिस्ट कर रही है उसी के नाम से नई कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। दूसरा, अगर नाम ऐसा है जो इनएप्रोप्रिएट है, उसमें कोई गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है नाम में,
तो वो कहते हैं ऐसे नाम के साथ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी, इनएप्रोप्रिएट। या वो नाम ऐसा है जो लोगों के मजहबी जज्बात को मजरूह करता है, ठीक है, मजहबी जज्बात को मजरूह। वो कहते हैं ऑफेंड्स रिलीजियस फीलिंग्स, उस नाम से भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। ठीक, ऐसा नाम जिसमें ऐसे अल्फाज हों जिनको कमीशन ने मना कर दिया है, जिनको कमीशन ने मना कर दिया है, वो नाम भी हिस्सा नहीं हो सकता। अच्छा अब देखिए, कमीशन ने दो तरह की लिस्टें दी हैं। एक लिस्ट तो ऐसे नाम की जो कभी भी वो कहता है हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, और दूसरी लिस्ट ऐसे नाम की जो कमीशन कहता है अलाउ कर सकते हैं, पहले हमसे इजाजत लें फिर। जैसे वो कहता है कोई भी कंपनी, पहले बताएं ये तीन वाली क्लियर होगी ना आपको, आइडेंटिकल नेम से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, इनएप्रोप्रिएट या ऑफेंड्स रिलीजियस फीलिंग्स, इनसे भी नहीं हो सकती। हाँ, आइडेंटिकल में एक एक्सेप्शन है कि फर्ज कीजिए जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो वाइंड अप हो रही है, वाइंडिंग अप फेज में, और उस कंपनी के लोग अपनी रजामंदी दे देते हैं कि ठीक है सर, जैसे ही हम वाइंड अप हो आप हमारे नाम से दूसरी कंपनी ले लीजिएगा। वाइंडिंग अप फेज में कंपनी हो तो उसके नाम से दूसरी कंपनी, नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है, क्योंकि रजिस्ट्रार को भी पता है इस कंपनी ने तो खत्म हो जाना करीब। अब आते हैं हम SCCP की तरफ, कि SCCP ने कुछ अल्फाज के बारे में कहा है कि ये तो आप रजिस्टर हो ही नहीं सकते। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके बारे में कहा है हमसे परमिशन ले लें फिर रजिस्ट्रेशन हो सकते। वो कहता है ऐसे अल्फाज जो शो कर रहे हों कि कंपनी का कनेक्शन है किसी हेड ऑफ द स्टेट के साथ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के साथ, ऐसे नाम के साथ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी जब तक कि हमसे परमिशन ना ले ले। अब मैं एग्जांपल आपको वो बता रहा हूं उन नाम्स की कि जिनमें कमीशन की अप्रूवल जरूरी है। अगर आप कमीशन की अप्रूवल ले लें फिर उस नाम के साथ कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। कहता है पहली एग्जांपल, अगर कंपनी के नाम में कोई ऐसा लफ्ज है जो शो कर रहा है कि कंपनी का गवर्नमेंट के हेड ऑफ द स्टेट के साथ कोई रिलेशनशिप है, तो SCCP के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। SCCP देखेगा वाकई रिलेशनशिप है कि नहीं है। अगर वाकई रिलेशनशिप हुआ SCCP अप्रूव कर देगा। अगर आपका कोई रिलेशनशिप तो नहीं है लेकिन आपने उनका नाम इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देने की कोशिश की है, उस नाम की अप्रूवल नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर नाम में ऐसे अल्फाज है जिनसे पता चल रहा है, लग रहा है कि कंपनी का जो फेडरल गवर्नमेंट या इसके किसी इदारे से ताल्लुक है, ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान नाम से लग रहा है कि ये इसका ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट से है, बैंक ऑफ पंजाब नाम से लग रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ताल्लुक है। अगर मैं इसी तरह कोई ऐसा कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूं, उसके नाम में वर्ड नेशनल लिख देता हूं, या बैंक ऑफ मतलब इसी तरह का कोई और सेक्टर में कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूं, तो मुझे SCCP के पास जाके अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और SCCP देखेगा कि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कंपनी है या प्राइवेट पर्सन्स की भी वो अलाउ नहीं करेगा। इसी तरह अगर कोई नाम का कोई हिस्सा, ऐसा लफ्ज ऐसे हैं जो शो कर रहे हैं कि कंपनी का ताल्लुक फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, तो उस IMF के साथ है फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसी कंपनी जो बना लूं उसके नाम में लफ्ज IMF लिख दूं, तो आपको तो यही लगेगा ना नाम देके ये IMF की कंपनी है, इसके बैकएंड पे IMF। आप कहेंगे ओ इसके पास तो पैसे ही बड़े होते हैं, ये तो कंपनी कभी बैंकरप्ट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट करते जाओ धड़ाधड़ और 2 महीने बाद में पैसे लेके निकल जाऊं। तो मुझे बताइए क्या मेरी कंपनी को IMF का नाम वर्ड नाम में लिखने की, रजिस्टर करवाने की इजाजत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। यही इसीलिए वो कह रहे हैं इस तरह की उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो क्लियर हो गया हमारा कि हमें कोई भी मुनासिब सा नाम रख सकते हैं
लेकिन वो कहता है नाम रखते हुए इन चीजों का ध्यान रखना है, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, इनएप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए, ऑफेंस रिलीजियस फीलिंग्स नहीं होना चाहिए, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो एससीसी पे न मना कर दिया। ठीक है, ये तो वो चीजें हैं जो स्ट्रेट अवे बैंड है। इसके बाद उसने कहा कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो अगर आप अपनी कंपनी के नाम में इंक्लूड करना चाहते हैं तो कमीशन की अप्रूवल की जरूरत होगी। और वो नाम जो है कौन सी है, उनकी एग्जांपल उसने दे दी कि ऐसे नाम जो कि फॉरेन गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन को शो कर रहे हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएशन को शो कर रहे हो, वो हेड ऑफ द स्टेट के साथ एसोसिएशन को शो कर रहे हो, वो फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप लिंकिंग शो कर रहे हो, वो कोई ऐसा नाम है, ऐसी कंपनी है जिसको स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस चाहिए होता है। जैसे मुदारबा कंपनीज है, इनको जैसे पाकिस्तान में आपको होता है बैंकिंग सेक्टर में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। तो इसी तरह मुदारबा कंपनीज हैं, इनको भी लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ऐसी कंपनीज रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपने नाम की पहले एससीसीपी से अप्रूवल लेती है, फिर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो कुछ कंसेप्ट समझ आया आपको? कंसेप्ट क्या सीखा हमने भी कि हम कोई भी मुनासिब सा नाम रख सकते हैं अपनी कंपनी का, लेकिन नाम रखते हुए हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। ऊपर वाली 4 चीजें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, 5वीं चीज हो सकती है अगर एससीसीपी के अप्रूवल आ जाए। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज कीजिए आपका इंटरेस्ट है, आप कहते हो सर ये समझ आ गया आइडेंटिकल नेम नहीं होना चाहिए, ये समझ आ गया इनएप्रोप्रिएट अल्फाज नहीं होने चाहिए उसमें, गैर मुनासिब नाम, कोई ऐसा नहीं होता जिससे लोगों की रिलीजियस फीलिंग जो है वो हर्ट हो, समझ आती है बात। ऐसे अल्फाज जिनको एससीसीपी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मेरी अप्रूवल के बगैर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कंपनी के नाम में, उसकी भी समझ आ गई क्योंकि एग्जाम्पल दी हुई थी। भाई ऐसे कौन से अल्फाज हैं जो कि एससीसीपी ने प्रोहिबिट कर दिया है कि कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो आप एससीसी की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे सर्च कीजिए लिस्ट ऑफ नेम्स प्रोहिबिटेड बाय एससीसीपी। वहां पे आपके सामने एक वर्ड की फाइल आ जाएगी, उसमें ये सारे अल्फाज लिखे हुए हैं। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन देखने की जरूरत नहीं, वैसे इंटरेस्ट के लिए कह रहा हूं। अगर आपने अपनी कंपनी बनानी हो प्रैक्टिकली तो फिर उसमें देख सकते हैं कि ये अल्फाज मेरी कंपनी के नाम में नहीं होने चाहिए। तो ये प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ नेम समझ आ गया? अच्छा, फर्ज कीजिए 2 सिचुएशन यहाँ पे, नाम एक दफा अगर रजिस्टर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया, बाद में नाम चेंज हो सकता है कि नहीं? अच्छा, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक है टर्म रेक्टिफिकेशन, एक है चेंज इन नेम। आपको दोनों में फर्क समझ आ रहा है? रेक्टिफिकेशन का मतलब है गलत ना होना नहीं चाहिए था, हो गया। चेंज से हमें यह समझ आ रहा है कि पहले भी सही हुआ था नाम रजिस्टर्ड, कंपनी जो है उसको चेंज करना चाहती है, दूसरा एक सही नाम रखना चाहती है। ठीक है, पहले कंसर्न पड़ता है रेक्टिफिकेशन का। कहता है फर्ज कीजिए कि रजिस्ट्रार जिस वक्त मेमोरेंडम और आर्टिकल जो है रजिस्ट्रार के पास पहुंचे, उस वक्त रजिस्ट्रार को नींद आ रही थी और उसने धड़ाधड़ आधा सोया आधा जागा, उसमें बहुत सी कंपनीज को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया, और उसमें ऐसी कंपनी भी थी जिसका नाम ऐसा था जो आइडेंटिकल था, या जो इनएप्रोप्रिएट था, या जो ऑफेंस रिलीजियस फीलिंग था, या जो ऐसा था जो एससीसीपी ने मना किया हुआ है। अब सर्टिफिकेट इशू कर दिया, उसके बाद अब रजिस्ट्रार सर पकड़ के बैठा है, एससीसीपी पकड़ के मुझे मारेगा, कहेगा मैंने मना किया था नाम का और तुमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब मैं क्या करूं? क्या इसके पास कोई पावर है? बिल्कुल पावर है। ये कंपनी को नोटिस भेजेगा कि भैया आप मौका देगा कि हम आपका नाम गलत रजिस्टर कर दिया, रेक्टिफाई करना चाहते हैं, आप आइए अपना मौकफ बयान कीजिए, आपको इस पे कोई इतराज तो नहीं है। एक हियरिंग होगी, राइट दिया, ताकि वो जिस कंपनी का नाम रजिस्टर किया जा रहा है वो आके अपना पॉइंट ऑफ बताए, वो कहे सर अब तो हमने अपना काम शुरू कर दिया, हमने इतनी हैवी एडवर्टाइजमेंट कर दी अपने नाम के, ठीक है, जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है आगे पॉइंट ऑफ व्यू दे।
इसके बाद रजिस्ट्रार उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेगा, फिर कहेगा जो कुछ आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ऑर्डर देता हूं कि आप अपना नाम चेंज करें, इस नाम के बजाय कोई और अच्छा नाम चेंज कर रख लें। बताइए कंपनी के लिए लाजिम है? बिल्कुल चेंज करेगी। ठीक है, अच्छा कब चेंज करेगी? जब रजिस्ट्रार ने ऑर्डर इशू किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर अपना नाम चेंज करेगी। अगर कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर अपना नाम चेंज नहीं करते, कंपनी कहती है हम तो नहीं चेंज करते, फिर रजिस्ट्रार क्या करे? रजिस्ट्रार फिर खुद नाम चेंज करके नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, खुद एक अच्छा सा नाम रख लेगा कंपनी का और उसे कहेगा आज से आपका नाम ही। देखिए पहले कंपनी को मौका दिया, कंपनी को बुलाया, उसे कहा सर आपका नाम जो है वो गलत रजिस्टर हो गया है, इसको सही कीजिए। 30 दिन का वक्त है आपके पास। 30 दिन में अगर तो कंपनी अपना अच्छा सा नाम सोच के रजिस्ट्रार के पास आ जाती है दोबारा कि अपना जो एग्जिस्टिंग मेमोरेंडम वगैरह था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वगैरह था, वो लाके उसने उसको जमा करा, उसने कहा सर ये हमने चेंज कर लिया है, अब हमें रिवाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिए नए नाम के साथ, तो अच्छी बात। लेकिन अगर कंपनी विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार के पास नहीं आती तो फिर क्या करना? रजिस्ट्रार खुद से एक अच्छा नाम कंपनी का रख के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बना के उनके एड्रेस पे सेंड कर देगा। क्लियर हो गई ये बात? रेक्टिफिकेशन समझ आ गई? चेंज, फर्ज कीजिए कि नाम ठीक था लेकिन कंपनी चाह रही है कि हम इसके नाम को चेंज कर दें, इसके नाम को चेंज कर देते हैं, क्या कर सकते हैं? प्रोसीजर क्या होगा? नाम को रिजर्व करवाना चाहिए। क्यों? नए नाम को, शाबाश, नए नाम को रिजर्व करवाएंगे। पहला स्टेप नाम को रिजर्व करवाना है। दूसरा स्टेप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है नाम को चेंज करने के लिए। क्या पास करना है? ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है? स्पेशल, हाँ सुन लें, लॉ में लफ्ज इस्तेमाल होता है रेजोल्यूशन। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल? रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजन। कुछ डिसीजन ऐसे हैं, देखें, जो रोजमर्रा मामलात के डिसीजन हैं वो तो डायरेक्टर्स ने करने हैं, लेकिन जो ज्यादा अहम डिसीजन है शेयर होल्डर्स ने करना है। तो डिसीजन को लीगल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। अब कंपनीज एक्ट बनाने वाले ने जितने भी चीजों के ऊपर शेयर होल्डर से अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल, उनकी एक लिस्ट बनाई, फिर कहा इनमें से कुछ मैटर ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा अहम है, एक्सेप्शनल नेचर के हैं, और कुछ ऐसे मैटर है जो अहम तो है वो भी, लेकिन मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है। जो हाईली इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनके लिए उसने कहा कि अप्रूवल उस वक्त होगी जब 75% शेयर होल्डर यस करेंगे, और जो मॉडरेट नेचर के मैटर्स हैं उनके बारे में उसने कहा अप्रूवल तब होगी जब मोर देन 50% शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स अप्रूव करेंगे। तो इसका मतलब है हमारी रेजोल्यूशन या डिसीजन जो शेयर होल्डर्स ने करने हैं वो दो तरह के हो गए। एक वो मैटर्स जिन पे सिंपल मेजॉरिटी से डिसीजन होगा, और दूसरा वो मैटर्स जिन पे 75% या 3/4 मेजॉरिटी से डिसीजन होगा। जिन मैटर्स के ऊपर सिंपल मेजॉरिटी से फैसला हो सकता है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी, और जिनके ऊपर 3/4 मेजॉरिटी से फैसला होगा उन्हें क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, स्पेशल।
ये जनरल मीटिंग नहीं है, ऑर्डिनरी के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी और स्पेशल। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है? मेंबर्स का वो वाला फैसला जो सिंपल मेजॉरिटी से हुआ हो। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? मेंबर्स का वो वाला फैसला, डिसीजन जो 3/4 मेजॉरिटी से हुआ हो। तो बताइए कि कंपनी का नाम चेंज करना है, 10 मेंबर्स हैं, 7 ने कहा नाम चेंज कर दो, 3 ने कहा नाम चेंज नहीं करना, नाम चेंज होगा कि नहीं? 3/4 मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए ना, लॉ ने कहा 3/4 मेजॉरिटी। 10 है, 10 की 3/4 मेजॉरिटी क्या है? 7.5। तो कितना ने अप्रूव दिए? 7 ने। 0.5 वो 8वां या तो होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है आपके पास 70% मेजॉरिटी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकती। हाँ, 8वां भी मिल जाए फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो सकती है। तो नाम चेंज करने के लिए कौन सी रेजोल्यूशन चाहिए? ऑर्डिनरी के स्पेशल? दोनों में फर्क समझ आ गया आपको? आगे चलते हैं। कंपनी ने नाम चेंज करना है, पहला स्टेप रजिस्ट्रार के पास रिजर्व करवाए नाम, दूसरा स्टेप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे, तीसरा स्टेप अपने पास जो मेमोरेंडम है उसमें अब मेमोरेंडम को रिवाइज कर दे। भी देखें, पहली दफा जब रजिस्ट्रेशन करने के लिए गए थे रजिस्ट्रार के पास, मेमोरेंडम लेके गए थे, अब नाम चेंज करवाना है तो अब अल्टर्ड मेमोरेंडम लेके जाना चाहिए कि नहीं? अल्टर्ड से मुराद कौन सा मेमोरेंडम है? जिसमें नया नाम लिखा होगा आपने, और उसके साथ स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी भी लगानी है। वो क्यों? ताकि साबित हो सके कि जो नया नाम है ये मेंबर्स ने अप्रूव किया हुआ है। ये तो नहीं कि वो कंपनी सेक्रेटरी जो है वो कोई सा भी बगैर मेंबर ने अप्रूवल दी ही नहीं है और वो जाके नाम चेंज करवाता है। रजिस्ट्रार तो तसल्ली करेगा ना, रजिस्ट्रार कहेगा भाई नाम तो सिर्फ मेंबर्स चेंज कर सकते हैं, उनकी अप्रूवल से होता है, बताओ मेंबर्स की अप्रूवल किधर है? तो कंपनी सेक्रेटरी क्या दिखाएगा मेंबर्स की अप्रूवल के तौर पे? कहेगा ये देखिए ये है स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी, रजिस्ट्रार के पास है। रजिस्ट्रार ने कहा बिल्कुल ठीक है, और फिर इसके बाद रजिस्ट्रार एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। भाई आप जो अपना नाम चेंज करवाए हैं तो आपका शनाख्ती कार्ड पुराना ही चलेगा, नया शनाख्ती कार्ड आए? नहीं, अच्छा नाम चेंज कर लिया, शनाख्ती कार्ड पुराना ही चलेगा, तो भाई फिर नाम भी पुराना ही चलने दे। तो नाम चेंज करेगा किया फिर आपने, शनाख्ती कार्ड पुराना ही चलाना, तो शनाख्ती कार्ड नया मिलना चाहिए। उसी तरह सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी नया होना चाहिए। एक कंपनी का नाम था स्टार कंपनी, उसने अपना नाम चेंज करके मून कंपनी करा लिया। उसने बैंक से लोन लिया हुआ था, नाम चेंज करवाने के बाद बैंक आया, कंपनी से लोन है। कंपनी ने पूछा हाँ भाई किधर? उसने कहा आपको लोन दिया हुआ है। कंपनी ने कहा लोन किसको दिया था? उसने कहा ये देखिए एग्रीमेंट है, स्टार कंपनी। कंपनी के मैं तो मून हूं, तो स्टार हो ही नहीं, जाओ स्टार को ढूंढो। बताइए क्या नाम चेंज करने से जो कंपनी के लीगल राइट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स जो चल रही हैं, उन पे कोई असर पड़ेगा? जरा बराबर असर नहीं पड़ेगा। तो नाम चेंज कर ले, जो पैसे देने हैं किसी को 100 देने हैं। क्लियर हो गया? नहीं, भूल गया मुझे सारा कुछ। मुझे ये बताइए, नाम चेंज करने के हवाले से 2 ऑप्शन हैं, एक रेक्टिफिकेशन, चेंज इन नेम। रेक्टिफिकेशन का मतलब है नाम गलत रजिस्टर हो गया था, अब रजिस्ट्रार की क्या पावर है? एक तो ये ना कंपनी खुद से भी चेंज कर सकती है सिंपल प्रोसीजर के जरिए से, लेकिन रजिस्ट्रार चेंज करना चाहता क्या करेगा? नोटिस भेजेगा, हियरिंग होगी, उसके बाद हियरिंग के बाद ऑर्डर इशू करेगा। 30 दिन के अंदर कंपनी ने अपना नाम चेंज करके तो रजिस्ट्रार को सबमिट करवाना है। अगर 30 दिन के अंदर कंपनी नाम चेंज नहीं करती, रजिस्ट्रार खुद से शुभ सा नाम रख के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। अगर कंपनी खुद से नाम चेंज करना चाहती है तो क्या करे? नाम रिजर्व करवाए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम और स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी ले जाए रजिस्ट्रार के पास,
और न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आज मिल जाए। और नाम चेंज होने से राइट्स, लाइबिलिटीज, लीगल प्रोसीडिंग वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद कह रहा है जब नाम चेंज करो ना तो अपने नए नाम के साथ पुराना नाम भी मेंशन करना है 90 दिन तक। आपने शायद कभी देखा हो, बाज़ औक़ात किसी कंपनी का या बैंक का नाम लिखा होता है, नीचे लिखा था फॉर्मली, पुराना नाम इसका ये है, पुराना नाम भी लिखा होता है। तो जान पहचान के लिए, ताकि जो लोग कंपनी के साथ डील कर रहे हैं वो कहें यार कल मैं यहाँ से गुजरा था, इधर स्टार कंपनी का बोर्ड लगा हुआ था, आज स्टार कंपनी कहीं नजर ही नहीं आ रही, किधर गया? वो ऑफिस भी कल तक स्टार कंपनी का था, आज मून कंपनी का है। वो सारे पाकिस्तान में स्टार कंपनी ढूंढता रहे, उसे कहीं मिले ही ना। तो बताइए ऐसे होना चाहिए कि जहां कहीं अब मून कंपनी है उसके नीचे ब्रैकेट में छोटा सा लिखा होना चाहिए कि फॉर्मली स्टार कंपनी, ताकि 90 दिन तक, सारी उम्र के लिए नहीं, ताकि जो लोग डीलिंग कर रहे हैं उन्हें पता चल जाए, वो इधर उधर ना ढूंढते रहे, उन्हें पता भाई ये वो कंपनी है जो पहले किसी और नाम के साथ। तो लॉ कहता है जब आप कंपनी का नाम चेंज करते हैं तो जो लोग आपके साथ डील कर रहे हैं उनकी आसानी के लिए आपने 90 दिन तक ओल्ड नेम के साथ न्यू नेम को भी पब्लिश करना है। कहाँ पब्लिश करना है? कहता है अपने हर डॉक्यूमेंट पे और हर प्लेस ऑफ, हर ऑफिस के बाहर, हर दफ्तर के बाहर बोर्ड लगा होता है ना, ये बाहर निकले कॉलेज से ऊपर देखे बोर्ड लगा होगा राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी है, तो इसी तरह हर कंपनी के बाहर बोर्ड लगा होता है। कहता है वहां पे आपने पुराने नाम के साथ नया नाम भी लिखना है, हर ऑफिस प्लेस के बाहर और हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे। समझ आई बात? नाम चेंज करेंगे तो रिक्वायरमेंट क्या है? 90 दिन तक पुराना नाम नए नाम के साथ लिखना है। किस जगह? हर डॉक्यूमेंट पे, हर ऑफिस के बाहर, अपने हर ऑफिस के बाहर। ये तो हो गया यहां तक रिक्वायरमेंट। बाकी इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ, ये रूटीन का कंसेप्ट है, इसका चेंज ऑफ नेम के साथ ताल्लुक नहीं है। ये खास तौर पे चेंज ऑफ नेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया उसने। ये रूटीन वाला कि रूटीन में कंपनी अपने नाम की मशहूरी करे। पब्लिकेशन ऑफ नेम क्या कंसेप्ट है? रूटीन में भी कंपनी को चाहिए कि अपने नाम की मशहूरी करे, यानी कुछ जगह हैं उस पे अपना नाम वाजे करके लिखे। भाई किस जगह पे अपना नाम वाजे करके लिखे? कहता है हर ऑफिस के बाहर, हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे और अपनी मोहर स्टैंप पे। इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये सिर्फ 90 दिन के लिए है, ये सारी उम्र के लिए रिक्वायरमेंट। अच्छा बताइए, कंपनी की जो ऑफिशियल सील है वो ठप्पा आपने देखा होगा, वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो नहीं, आई कैप से जो आपको वो सर्टिफिकेट जब आप पास कर लेते हैं, एक तो रिजल्ट कार्ड होता है ना, उसमें तो सिर्फ शायद साइन लिखे होते हैं। जब सर्टिफिकेट आता है उसके ऊपर देखिएगा वो ठप्पा लगा होता है, आई कैप का एम्बोस होता है शायद। उस पे बताइए, उस स्टैंप पे, सील को हम नॉर्मली कंसेप्चुअली कहते हैं स्टैंप पे, स्टैंप पे ओल्ड नेम लिखा होना जरूरी है कि नहीं? जी, विद इन 90 डेज गलत। स्टैंप के ऊपर विद इन 90 डेज भी लिखा होना जरूरी नहीं है। देखें फर्क देख रहे हैं, उधर कह रहा है कि जब आपने ओल्ड नेम न्यू नेम के साथ लिखना है, कहां कहां? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे लिखना है और आउटसाइड एवरी ऑफिस। यहां पे कह रहा है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे और आउटसाइड एवरी ऑफिस। यहां पे देखिए वो सील की बात नहीं कर रहा, स्टैंप वाली बात यहां नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क है, इसका ध्यान रखना है हमने। जी क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने क्लासेस ऑफ मेमोरेंडम पढ़े और फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा नेम के हवाले से प्रोविजंस क्या है। एंड में छोटा सा क्वेश्चन, हम बैंक से लोन लेने के लिए गए, बैंक ने कहा कंपनी हो, हमने कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा मेमोरेंडम दिखाओ, हमने मेमोरेंडम दिखाया। उसने कहा जाओ भाग जाओ, कोई लोन नहीं मिलना तुम्हें। हमने कहा क्यों?
उसने कहा मेमोरेंडम में ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि आप बारो कर सकते हैं बैंक से, तो आपकी तो पावर ही नहीं है लोन लेने की। अगर पावर होती तो मेमोरेंडम में लिखा होता। हमने कहा अच्छा सर गलती हो गई, अगली मीटिंग होगी ना मेंबर्स की, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके मेमोरेंडम को चेंज कर देंगे, फिर हम आपके पास दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बताइए क्या हमने ठीक किया, क्या बैंक ने ठीक किया? क्या बैंक को लोन देना चाहिए थे? क्यों लोन देना चाहिए था? नहीं, यहां याद रखिए बोरोइंग पावर जो होती है ना, ये मेमोरेंडम में लिखना लाजमी नहीं है, मेमोरेंडम में नहीं लिखी जाती, ठीक है। इसीलिए बोरोइंग पावर अगर मेमोरेंडम या ये अंडरस्टूड होता है, ये बाय डिफॉल्ट पावर होती है, एज्यूम किया जाता है। आर्टिकल्स में भी इवन नहीं अगर लिखा हुआ, फिर भी कंपनी की पावर होती है कि वो बारो कर सके किसी भी बैंक से। तो याद रखें बोरोइंग पावर मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स में लिखा होना जरूरी नहीं है, एज्यूम किया जाता है। क्योंकि देख रहे हैं क्लॉजेज आपके सामने है, कहीं पे लिखा हुआ उसने कि बोरोइंग पावर डेट, शेयर कैपिटल की बात कर रहा है, डेट की बात कहीं नहीं कर रहा। समझ आ गया कंसेप्ट? तो ये हमारा आज का कंसेप्ट था। थोड़ा सा इसमें रेक्टिफिकेशन और चेंज वाली जो चीज़ है और नेम वाली चीज़ है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा शायद आपके लिए ट्रिकी साबित हो, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और एंड पे जो क्वेश्चंस है वो लाजमी किया करें। जब भी आपको कोई कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, एंड पे चाहे स्पेसिफिकली कहा जाए या ना कहा जाए, उसके एंड पे जो पास पेपर के क्वेश्चन है वो जरूर आपने अटेम्प्ट करना। चलिए आज के लेक्चर का यहाँ अख्ताम हुआ। अल्लाह हाफिज।